हम अपना इंट्रोडक्शन इसी से देना चाहते हैं कि आप जेई मेन, जेई एडवांस्ड, नीट या किसी ओलंपियाड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के डायरेक्शन में हमारा फुल्ली सपोर्ट हो, हम यही चाहते हैं। इसके लिए हम वीडियोज़ को चाह रहे हैं कि एक वीडियो के जस्ट बाद जो दूसरा वीडियो आए वो उससे लिंक्ड हो, यानी उसके जस्ट बाद का मटेरियल उसमें हो। और जेई के पर्पज़ से, जेई मेन, जेई एडवांस्ड, नीट या किसी भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप compete कर सकें। इसके लिए हम अपने तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम्स का भी को भी इनवाइट करेंगे। आप जितना प्रॉब्लम चाहें तो बना सकते हैं। आप हमारे कॉन्सेप्ट्स को यदि अच्छे से सीखें, यदि हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उससे कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कीजिएगा, तो वर्ल्ड की किसी बुक से 85 से 90% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपसे निश्चित हो जाएगा यदि कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख लेते हैं। तब उस लेवल का मतलब जेई मेन, जेई एडवांस्ड या नीट या उस टाइप के लेवल की बात कर रहे हैं हम, दूसरे अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहे हैं। जो इससे रिलेटेड एग्ज़ाम है उसी की बात कर रहे हैं। आप यदि गोल को फिक्स किए होंगे या नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और गोल फिक्स करने के बाद कि हमको जेई मेन क्रैक करना है, जेई एडवांस क्रैक करना है, या नीट क्रैक करना है, या ओलंपियाड में हमको अच्छा परफॉर्म करना है, तो आप गोल को फिक्स कीजिए। गोल को फिक्स करके उस डायरेक्शन में आप बढ़िए, हमारा फुल्ली सपोर्ट है। और इंसान चाहे तो अपने गोल को अचीव करने के लिए यदि अथक मेहनत करता है, बहुत अच्छे से वो एक रूटीन बना करके उसको फॉलो करते हुए मेहनत करता है, तो ज़रूर उसको सफलता मिलती है, वो सक्सेस होता है। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। रस्मी रथी में ये कहा भी गया है कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रकार हैं छिपे मानवों के भीतर। अभी रश्मि में बहुत सा है और वो उससे बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल क्लास आप उससे समझ सकते हैं रश्मि रथी पढ़ के। लेकिन खैर हम उधर पढ़ने की बात आपको नहीं कहेंगे, हमको अच्छा लगा था, हम पढ़े हैं। आपको ये बात बताते हैं कि इंसान चाहे तो पत्थर को पानी बना सकता है। मीन्स आप चाहें तो आप अपने मिशन को, अपने गोल को अचीव बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका अर्थ यही बनता है। तो हम लोग पिछले वीडियो में 11th से रिलेटेड, मतलब स्केलर्स एंड वेक्टर्स से रिलेटेड टॉपिक्स में रिजोल्यूशन, स्केलर एंड वेक्टर्स चैप्टर में रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस तक देखे थे। अभी हम उसमें हमने कहा भी था कि एक एग्जांपल बताएंगे रे से रिलेटेड, तो टाइम की कमी के कारण हम उससे छोड़ दिए। हम अपना वीडियो 30 मिनट के अंदर रखना चाहते हैं, 25 से 26, 27 मिनट, और उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहते हैं। और धीरे धीरे हम वीडियो को, आप यदि कमेंट में डालिएगा कि आपको 1 घंटे का वीडियो चाहिए, 2 घंटे का चाहिए, 3 घंटे का चाहिए, तो हम डाल देंगे। अभी हम छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स ऊबे नहीं, हमारे वीडियो को देखें और उससे फ़ायदा उठाएं। कम समय में जो कॉन्सेप्ट्स वो देख लेते हैं, उतना यदि उनके दिमाग में बैठ जाता है तो बहुत फ़ायदा होगा। और आप किसी भी बुक से, वर्ल्ड के किसी बुक से या किसी कोचिंग के मॉड्यूल से, असाइनमेंट से आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कीजिएगा। आपसे 90% के अप्रॉक्स, मतलब 85 to 90% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, 95% भी हो जाएगा, 100% भी हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम्स आप समझ नहीं पाइएगा, उसके लैंग्वेज को नहीं समझ पाइएगा, वैसा ही प्रॉब्लम फंसेगा। बशर्ते मेरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीख रहे हैं तभी। यदि कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं सीख पा रहे हैं तो 90% नहीं बन पाएगा। सीख रहे हैं, उसको ध्यान से देख रहे हैं वीडियो को, और सारे वीडियोज को देख रहे हैं ध्यान से, तब आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ये मेरा दावा है। आप फिजिक्स को ध्यान से देखते रहे, मेरे वीडियोज को, फिजिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए किसी भी कॉम्पिटिटिव व्यू से। अब हम लोग वो रे से एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस से रिलेटेड। एक रे इंसिडेंट हो रहा है जिस रे को हम यहाँ पर 3i + 4j ले लेते हैं। ये रे YZ प्लेन पर, YZ प्लेन मीन्स
ये एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस मान लेते हैं, और जेड एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर की ओर होता है, तो हम यहाँ पर 3 डायमेंशनल फिगर में जेड एक्सिस इधर शो कर देते हैं। तो वाई जेड प्लेन पर रे इंसिडेंट हो रहा है। वाई जेड प्लेन कौन सा होगा, ध्यान दीजिए, वाई जेड प्लेन यही होगा, ये प्लेन होगा वाई जेड प्लेन, जेड एक्सिस बाहर, वाई एक्सिस ऊपर, तो ये वाई जेड प्लेन होगा। यह एक्स जेड प्लेन होगा ऐसा, और यह एक्स वाई प्लेन होगा। तो एक रे ये इंसिडेंट हो रहा है 3i + 4j, मान लेते हैं वो रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है। इसको हम ऐसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, रे को इधर भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन ये ओपेक मीडियम है, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन के लिए देख रहे हैं हम लोग, और ये रिफ्लेक्ट होके इसी मीडियम में चला जाएगा। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो 3i + 4j इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टेड रे के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, x के अलोंग परपेंडिकुलर होगा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, इधर रे चला जाएगा। थीटा एंगल इंसिडेंट रे का है नॉर्मल के साथ, तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल बनाएगा। अब ये क्लियर है कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट जो आएगा वो उलट जा रहा है यहाँ पर, यानी एक पहले ये आगे की ओर जा रहा है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देखेंगे तो एक्स के अलोंग है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पीछे की ओर है, उसका नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट देखेंगे तो एक्स डैश के अलोंग होगा। यानी सीधे सीधे से सोल्यूशन इतना आसानी से, देखिए कैसे ये रे आगे की ओर, इसको एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं, ये रे आगे की ओर जा रहा है तो इसका कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में लेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये आगे की ओर कंपोनेंट मिलेगा, यानी एक्स के अलोंग ही कंपोनेंट मिलेगा। और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पीछे की ओर आ रहा है, तो इसका कंपोनेंट एक्स के अलोंग देखेंगे तो वास्तव में यह एक्स डैश के अलोंग कंपोनेंट मिलेगा। ये डायरेक्शन कहाँ के ओर आ जाएगा, पीछे की ओर, यानी निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा इसका डायरेक्शन। तो क्लियर है कि 3i कैप जो है वो एक्स के अलोंग वेक्टर का रिजोल्यूशन बता रहा है, और 4j वाई के अलोंग है, तो इसके डायरेक्शन में निगेटिव साइन लग जाएगा, यानी रिफ्लेक्टेड रे का जो डायरेक्शन होगा, या यदि इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे को ऐसा लिए हैं 3i + 4j, तो रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में वेक्टर जो होगा रिफ्लेक्टेड रे वह हो जाएगा -3i। ये तो दिख गया, x ऑपोजिट हो गया, क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पर थीटा एंगल है तो जितना मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में होगा कंपोनेंट का, उतना ही इसका भी कंपोनेंट होगा, थीटा एंगल है इधर की ओर, तो मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि रिफ्लेक्टेड रे का मैग्नीट्यूड हम लोग नहीं देख रहे हैं, उसका बस डायरेक्शन देखना है, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर देखना है। तो पहले ये वेक्टर लिख ले, तब यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर लेते हैं। तो -3i होगा, और y के अलोंग कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर y के अलोंग ये जो वेक्टर है, मतलब 3i + 4j जो इंसिडेंट रे है, ये आगे की ओर ऐसे जाएगा, तो इस सिचुएशन में इसका इधर की ओर जो कंपोनेंट आएगा, इसका इधर की ओर कंपोनेंट, यह एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ये कौन एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, दिख रहा है ना यहाँ पर। तो यदि यह एंगल अल्फ़ा है तो यह एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा, और ये क्लियर है कि यह अल्फ़ा होगा तो यह भी अल्फ़ा होगा। क्यों, क्योंकि यह अल्फ़ा है तो यह अल्फ़ा होगा, ये थीटा है तो ये 90 डिग्री में थीटा हुआ, तो ये जब 90 में थीटा हुआ ये भी तो 90 में थीटा होगा, यानी अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा हो गया, और यह अल्फ़ा है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अल्फ़ा हो गया। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो इस रे का y के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा, इस रे का ये y के अलोंग कंपोनेंट, यही ना 4j होगा, रिफ्लेक्टेड रे का भी और इंसिडेंट रे का भी, ये भी ऊपर की ओर है, तो इसका भी कंपोनेंट y के अलोंग आएगा। कौन ऊपर की ओर है, रिफ्लेक्टेड रे ऊपर की ओर है, इसका भी कंपोनेंट y के अलोंग अपवार्ड आएगा, मतलब y के अलोंग, पॉजिटिव y के अलोंग आएगा, यहाँ पर अपवार्ड दिख रहा है। और ये इंसिडेंट रे जो है, यह भी तो इधर की ओर डायरेक्शन है इसका, यानी इसका भी कंपोनेंट y के अलोंग लेंगे तो ये भी कंपोनेंट y के अलोंग होगा, y डैश के अलोंग नहीं होगा, और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, यानी y के अलोंग कंपोनेंट जो है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो -3i अब +4j हो जाएगा। यदि हम चाहें इसको और आप नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट में डालिएगा, तो इसको हम स्लो करके, मतलब इसको और तोड़ के पूरा लिख के बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे हमको लग रहा है आसानी से आप समझ गए होंगे।
तो रिफ्लेक्टेड रे के यह हो गया। तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रिफ्लेक्टेड रे फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रिफ्लेक्टेड रे फाइंड करना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम लोग, -3i + 4j बाई इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, अंडर रूट i का कोफिशिएंट -3 है तो -3 का स्क्वायर होगा, और j का कोफिशिएंट 4 है तो 4 का स्क्वायर होगा, यानी ये हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 9 + 16 25 का √5 तो हो जाएगा 1/5 -3i + 4j। हम लोग अब ये क्लियर हो गया, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट में। इसके बाद डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि टू वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वह स्केल, उसका रिजल्टेंट स्केलर आता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और इसी को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इस यहीं पर लिख सकते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। शुरू में लिख देते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये ध्यान दीजिए आप लोग, टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट, यदि कोई एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है तो उसके डॉट प्रोडक्ट को हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से डिनोट करते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड इज डिफाइंड बाय, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जैसे मान लीजिए यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो डॉट प्रोडक्ट को ऐसे ही डिफाइन करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। यदि आप ये कन्फ्यूजन में हैं कि आखिर cos थीटा क्यों माना गया है, तो यह वास्तव में इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है डॉट प्रोडक्ट का, उसके आधार पर इसको लिखा गया है। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं वो उल्टा पढ़ते हैं, पहले डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा मान लेते हैं और तब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसको समझ सकते हैं आप, ज्योमेट्री की दृष्टि से व्यू से क्या उसका मीनिंग होगा वो देखते हैं उसके बाद। और लिखा गया है उल्टा यहाँ पर, वो ये होता है पहले मीनिंग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से वैल्यू निकाल करके और तब डिफाइन किया गया है टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को। और ये चीज़ क्लियर दिख रहा है कि डॉट प्रोडक्ट जब फाइंड किए वेक्टर ए और वेक्टर बी का, तो जो रिजल्टेंट मिला वह एक स्केलर आ गया, इधर कहीं वेक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। और साथ साथ इसका एक और नाम है जिसे इनर प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन वो यूज में नहीं है इसलिए छोड़ दिया, इनर प्रोडक्ट। अब इनर प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि टू वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो दो वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में, रिजल्टेंट जो आ जाता है एक ही डायरेक्शन में आता है। कैसे आता है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में देख रहे हैं हम लोग। तो अब इसके बाद हम बढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए या वेक्टर है जिसे हम ओ ए नाम देते हैं, दूसरा एक वेक्टर है जिसे हम ओ बी नाम देते हैं, यहाँ पर ओ बी जिसे वेक्टर बी मान लेते हैं। दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो हम यदि वेक्टर एक से यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे तो वेक्टर ए का कंपोनेंट बी पर आएगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे तो वेक्टर बी का कंपोनेंट वेक्टर ए के अलॉन्ग मिलेगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यह एंगल 90 डिग्री है, इस पॉइंट का नाम हम सी एज्यूम कर लेते हैं। अब एक चीज़ क्लियर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम यहाँ पर लिखेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर वेक्टर बी का कंपोनेंट ए के अलॉन्ग जो आया है या ओ सी होगा, जो वास्तव में बी कॉस थीटा के इक्वल होगा। ये पहले भी देख चुके हैं कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में निकालना है तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में जिधर कंपोनेंट निकालना है उसके साथ एंगल देख करके कोसाइन लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में और
ये एंगल जो मिल रहा है वेक्टर ए के अलोंग कंपोनेंट देखना है वेक्टर बी का, तो इस एंगल में कॉस लगा के और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी कॉस थीटा यही वेक्टर बी का कंपोनेंट होगा वेक्टर ए के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर लिख देंगे ए इंटू बी कॉस थीटा के बदले ओ सी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ओ सी, ए इंटू ओ सी, यानी ए का वैल्यू हम ओ ए भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं ओ ए इंटू, या ए ही ना देते हैं, उससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आप एक चीज़ सीख जाएंगे जो उसको बता रहे हैं। ए इंटू ओ सी जो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, यानी ए लिए हैं तो बी का कंपोनेंट ए के अलोंग आएगा। और ये कंपोनेंट जो है इसका वैल्यू रिजोल्यूशन के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है और इसे प्रोजेक्शन भी कहते हैं। लेकिन कंपोनेंट और प्रोजेक्शन में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि प्रोजेक्शन जो होता है वह स्केलर का भी हो सकता है, वेक्टर का भी हो सकता है और स्वयं स्केलर होता है, जबकि कंपोनेंट जो होता है वह केवल वेक्टर का हो सकता है, स्केलर का नहीं हो सकता है और सेम स्केलर होता है। मैग्नीट्यूड सेम होगा, यही ओसी जो होगा इसको प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं कंपोनेंट को, या हम कंपोनेंट भी कह सकते हैं। तो अब याद ध्यान दीजिए, आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड किए हैं, अब वेक्टर ए डॉट बी दूसरे तरीके से फाइंड कर रहे हैं। एक दूसरा फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, इसको छोटा कर दें, वो ए है यहाँ पर, ये वेक्टर ए है। अब यहाँ पर देखिए ये इसी फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, और अब ए का कंपोनेंट बी के अलोंग निकाल के देखेंगे, फाइंड करके देखेंगे। ये वेक्टर बी है, ओ बी है, और ये वेक्टर ए है जिसे हम ओ ए नाम दिए हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पर, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब इसमें ध्यान दीजिए, वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के अलोंग आया है क्या, ओ से बी तक का डिस्टेंस। इस पॉइंट को हम जैसे सीधे हैं तो इधर डी ले लेते हैं, हम डी ले सकते हैं, ज़रूरत तो नहीं है लेकिन ले लेते हैं वहाँ पर। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को फिर लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लिखें या बी ए कॉस थीटा लिखें, उससे क्या अंतर पड़ता है। ए बी कॉस थीटा लिखें या बी ए कॉस थीटा लिख दें, कोई अंतर नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है, इसके मैग्नीट्यूड है। तो अब ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के अलोंग, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो हो जाएगा बी इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए कंपोनेंट, और इसको प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं, और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। इसको यदि आप सेकेंड इक्वेशन देख रहे हैं, इसको ले रहे हैं, और इसको यदि आप फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों इक्वेशंस में, यहाँ ए डॉट बी, इसमें ए डॉट बी में ए को बाहर लिए हैं तो कंपोनेंट बी का ए के अलोंग यहाँ फाइंड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ ए डॉट बी में बी को बाहर किए हैं, यहाँ ए को बाहर किए हैं, यहाँ बी को बाहर किए हैं, तो कंपोनेंट किसका देख रहे हैं, ए का बी के अलोंग, यानी टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो आता है उसका रिजल्टेंट वह उन दोनों वेक्टर्स के में से किसी एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का उसी वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट या प्रोजेक्शन आता है उसके प्रोडक्ट के बराबर आता है। आप जिस वेक्टर को चाहे ले सकते हैं, दोनों वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं इससे प्रोजेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, या कंपोनेंट किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ, इसको एक तरफ कर दिए, कंपोनेंट और प्रोजेक्शन कर देते हैं यहाँ पर, और प्रोजेक्शन, कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ किसका, वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी इज इक्वल टू, इस बी को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा,
ए डॉट बी बाई बी, यही कंपोनेंट या प्रोजेक्शन हुआ वेक्टर ए का किसके अलोंग, वेक्टर बी के अलोंग। कोई डाउट नहीं है इसमें। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज पर ध्यान देंगे। प्रॉपर्टीज किसके, डॉट प्रोडक्ट के, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसमें पहला प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर रहे हैं तो आपको रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, ए बी cos थीटा मिल रहा है जो एक स्केलर है। तो सीधे लिख सकते हैं इज ए स्केलर, मतलब यहाँ पर यह स्केलर लिख देते हैं, यानी टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसका रिजल्टेंट क्या आता है, स्केलर आता है। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आ जाता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। क्यों आता है इसका प्रूफ यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। वेक्टर ए इधर की ओर है और वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर की ओर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो हम वेक्टर ए डॉट बी करेंगे तो ए से बढ़ेंगे बी की ओर, ए से मूव कर रहे हैं कहाँ की ओर, बी की ओर। ये डायरेक्शन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और बी डॉट ए करेंगे, बी डॉट ए करेंगे तो हम लोग बढ़ेंगे कहाँ से कहाँ की ओर, बी से ए की ओर, बी से ए की ओर बढ़ेंगे। जब बी डॉट ए करेंगे तो ये डायरेक्शन ए का है और इधर डायरेक्शन जो है वो बी का है, तो ये एंगल थीटा है। हम बी से ए की ओर बढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये। तो क्लॉकवाइज के केस सिचुएशन में एंगल निगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज के सिचुएशन में एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ए डॉट बी के लिए क्या लिख सकते हैं, समझा दिए। ए डॉट बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी कॉस, ये एंगल क्या है, पॉजिटिव है तो छोड़ देंगे, ऐसे ही लिख देंगे सीधे, पॉजिटिव है तो कॉस थीटा। और बी डॉट ए करेंगे तो हो जाएगा ए बी कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से ये तो क्लियर है कि ए डॉट बी का यहाँ राइट साइड दोनों का सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा, यानी ये प्रूव हो गया कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है टू वेक्टर्स का। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी देख रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी, यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू आ जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। आप लोग बहुत पहले से इस लॉ को जानते होंगे, ये स्केलर्स के लिए, वेक्टर्स के लिए अभी इस चैप्टर में आपको मिल रहा होगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कोई एक वेक्टर एज्यूम कर रहे हैं, या कोई वेक्टर है, वेक्टर ए है और दूसरा कोई वेक्टर है इधर की ओर वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर सी, ये वेक्टर हम एज्यूम कर लेते हैं वेक्टर सी है, इसका नाम मान लेते हैं ओ ए है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें, इसका नाम मान लेते हैं ओ ए है, इसका नाम मान लेते हैं ओ बी है, वेक्टर बी का नाम, और वेक्टर सी का नाम मान लेते हैं बी सी है। तो कॉम हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में देख चुके हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यदि करना है तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये कंपोनेंट हो जाएगा वेक्टर बी का वेक्टर ए के लॉन्ग। ये ओ से इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं, तो ओ डी जो होगा, ओ डी वह कंपोनेंट होगा किसका, वेक्टर बी का, किसके लॉन्ग, वेक्टर ए के लॉन्ग। और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यदि, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ से भी ड्रॉ कर देते हैं, तो इस सिचुएशन में ये इस पॉइंट को ई एज्यूम कर लें तो डी जो होगा वह वेक्टर सी का कंपोनेंट होगा वेक्टर ए के लॉन्ग, डी ई, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी अलॉन्ग वेक्टर ए, डी ई आ जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, ए डॉट बी प्लस सी फाइंड कर रहे हैं, ए डॉट बी प्लस सी कितना होगा यहाँ पर देख रहे हैं, इज इक्वल टू, अब इस फिगर से ध्यान दीजिए,
फिगर से ए डॉट बी प्लस सी यहाँ पर, तो ये वेक्टर बी है या वेक्टर सी है, तो बी प्लस सी कौन वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर ओ से सी तक ये हो जाएगा। बी के लिए हम यहाँ से आ गए, समझिए कि बी के लिए हम पटना से दिल्ली गए और सी के लिए दिल्ली से हम मुंबई चले गए, तो इसका अर्थ है पटना से कहाँ चले गए, मुंबई चले गए। तो यही हो जाएगा वेक्टर बी और वेक्टर सी का रिजल्टेंट, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, जो ट्रायंगल लॉ में हम लोग पहले देख चुके हैं। तो इसका कंपोनेंट वेक्टर ए के अलोंग कितना आएगा, यही आ जाएगा ओ से ई तक का डिस्टेंस ओ ई, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अलोंग वेक्टर ए इज इक्वल टू आ जाएगा ओ ई। तो अब यहाँ पर ए डॉट बी प्लस सी के लिए लिख देंगे ए का मैग्नीट्यूड ए, ये अभी हम लोग जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखे थे उसी आधार पर लिख रहे हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए आई इंटू वेक्टर ए के डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर बी प्लस सी का कंपोनेंट या प्रोजेक्शन, तो बी प्लस सी का कंपोनेंट आया है यहाँ पर कितना डी ई, तो डी लिख देंगे ए इंटू डी नहीं सही सॉरी ओ ई आया है, गलती लिख बोल दी, ओ ई आया है, तो ए इंटू ओ ई। अब ए का नाम भी हम ओ ए लिख सकते हैं, ए के बदले हम ओ ए लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख देते हैं ओ ए भी छोड़ सकते थे, ओ ए लिख देते हैं आई इंटू ओ ई, या वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी आ गया, इसको देते हैं इक्वेशन 1। अब चलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी फाइंड कर रहे हैं, तो क्या होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी में ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो आ जाएगा ए इंटू यहाँ से यहाँ तक वेक्टर बी का कंपोनेंट ओ डी, ए डॉट बी में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए यानी ओ ए लिख देंगे और कंपोनेंट वेक्टर बी का ए के लॉन्ग यही आ जाएगा ओ डी, तो इंटू ओ डी लिख देंगे, प्लस ए डॉट सी में ध्यान दीजिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ओ ए लिख देंगे, यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ओ ए और सी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग, तो ओ ए इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर सी एलॉन्ग वेक्टर ए, तो वेक्टर सी का कॉम्पोनेंट वेक्टर ए के एलॉन्ग कितना आएगा डी ई। यहाँ फिगर थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं, देखने से ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पर तिरछा खड़े हैं हम इसलिए। तो यहाँ पर देखिए ये सी का कॉम्पोनेंट डी आ गया ए के एलॉन्ग, तो इंटू डी कर देते हैं। अब ये क्लियर है कि ओ ए दोनों में कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए ओ ए दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ ए कॉमन हो गया तो ओ डी बचा इसमें डी ई, ओ डी प्लस डी ई इज इक्वल टू कितना होगा ओ ए इंटू ओ डी प्लस डी ई। तो ध्यान दीजिए फिगर से ओ डी प्लस डी ई, ओ डी प्लस डी ई मतलब ओ ई हो जाएगा, तो इसको सीधे लिख देंगे ओ ए इंटू ओ ई, ये हो जाएगा इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ ई। ये सेकंड देते हैं इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन कीजिए, देखिए ओ इंटू ओ ई फर्स्ट में भी राइट साइड में आया था और सेकंड इक्वेशन में भी राइट साइड में क्या आ गया ओ ए इंटू ओ ई। तो फर्स्ट और सेकंड से क्लियर हो गया कि ये डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब देखिए अगला प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नंबर कितना दिए थे, इसको हम नंबरिंग किए थे सेकंड, ये थर्ड नंबर दिए थे, यहाँ पर नंबर नहीं दिए, थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से थर्ड है ये। फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि पैरेलल वेक्टर्स है, टू वेक्टर्स पैरेलल है, जैसे इफ़ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पैरेलल का मतलब डायरेक्शन सेम मतलब एंगल 0 डिग्री। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो आएगा वो आ जाएगा ए बी कॉस 0 डिग्री, यानी कॉस 0 डिग्री है, थीटा जैसा लग रहा है, 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना जाएगा ए बी। यानी यदि टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आता है तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। हालांकि इसको दूसरे तरीके से और बहुत आसानी से दिखा देंगे, लेकिन अभी तो इसको कंप्लीट कर लें ये डॉट प्रोडक्ट वाले को, उसके बाद आसानी से वाला भी बता देंगे हम कि सीधे सीधे कैसे दिख जाएगा। यहाँ पर इफ़
वेक्टर ए, ये 5th नंबर में चल रहे हैं, वेक्टर ए जो है वो एंटी पैरेलल है बी के, यानी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। इफ वेक्टर ए एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी, यानी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो देन थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो थीटा 180 डिग्री होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए बी कॉस 180 डिग्री, यानी मैग्नीट्यूड नहीं देख रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होगा तो वो हो जाएगा माइनस ए बी, यानी टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के निगेटिव साइन, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के निगेटिव साइन के इक्वल आ जाए तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं। यदि परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, ए डॉट बी परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के बीच का एंगल यदि 90 डिग्री यहाँ पर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। कैसे, देखिए, इफ़ वेक्टर ए परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री 0 होता है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। कोई डाउट नहीं होगा सर। अब यदि टू वेक्टर्स एक ही हो, मतलब वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, यानी सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो क्लियर है कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो सीधे इसको हम ए इंटू ए कॉस 0 डिग्री यानी ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको सीधे लिख सकते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का स्क्वायर जो होता है इसका अर्थ है उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, आगे क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे, उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर किसी वेक्टर का है तो इसका अर्थ है डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। तो ये किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है, सिंपल है। अब 8 नंबर यहाँ पर देख लेते हैं कि आई डॉट आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप होता है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप होता है। ये एक्स इधर वाई ले लेते हैं और जेड एक्सिस इधर लेते हैं, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, या इतना फेमस है कि आई भी लिख देंगे वेक्टर आई स्मॉल में तो वो भी यूनिट वेक्टर होगा। इधर के अलॉन्ग जे कैप और इधर के अलॉन्ग क्या होता है, के कैप, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो यूनिट वेक्टर्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो आई डॉट आई ये सेम डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका भी 1 इसका भी 1, तो इज इक्वल टू 1 इंटू 1 कॉस, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 आ गया। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1, जे स्क्वायर भी यही आएगा, समझ ही रहे हैं आप लोग, के स्क्वायर भी यही आएगा, समझ रहे हैं आप लोग। 9th नंबर प्रॉपर्टी में आई डॉट जे कीजिएगा, किसी भी तीनों जो यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई जेड के अलॉन्ग, उसमें किसी भी दो का डॉट प्रोडक्ट आप कीजिएगा तो 0 आएगा, किसी दो का, सेम का नहीं, किसी दो का कीजिएगा तो 0 आएगा। जैसे आई डॉट जे, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो 1 इंटू 1 कॉस 90 डिग्री, 0 आएगा, सीधे 0 लिखिए। जे डॉट के भी 0 होगा, जे डॉट के डॉट आई भी 0 होगा, आई डॉट के भी 0 होगा, ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे यहाँ पर। ये प्रॉपर्टी अब हम लोग देख रहे हैं एक और प्रॉपर्टी कि यदि हम वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप ले लें प्लस ए वाई जे कैप ले लें और प्लस ए जेड के कैप ले लें, इसको हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ जगह की कमी हो जाएगी, ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आपको, यहाँ मिटा के लिख लेते हैं। इंसिडेंट रे वाले में ये रे वाली जो प्रॉब्लम हम लोग देखे थे, एग्जाम्पल देखे थे, उसी में लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट एक्स लिखते हैं हम लोग, सिंबल यही यूज करते हैं, वाई के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट ए वाई, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वाई, वेक्टर ए का कॉम्पोनेंट, और बी का होगा तो बी वाई, सी का होगा सी वाई, ऐसे। तो ए वाई जे प्लस ए जेड कैप के, ये ध्यान रखिएगा स्पेस में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अधिक म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में लिए जाते हैं। और किसी वेक्टर को लिखना होगा तो इन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में उनका रिजोल्यूशन निकाल के लिख सकते हैं, जो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम लोग देख चुके हैं। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना है, वेक्टर बी इज इक्वल टू
ये मान लेते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है। तो देन ये प्रॉपर्टी नंबर 10 मान लेते हैं। देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, इसका इन तीनों के साथ ग्रेजुअली प्रोडक्ट करेंगे। जैसे ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप, ए एक्स आई कैप, उसके बाद बी वाई जे कैप, ए एक्स आई कैप, बी जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट, सब डॉट प्रोडक्ट करते जाएंगे। फिर इसके साथ तीनों का करेंगे, फिर इसके साथ तीनों का करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो ए एक्स आई कैप के साथ जब तीनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई कितना आएगा, 1, ध्यान है ना। तो बच जाएगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। और इसका इसके साथ जब प्रोडक्ट करेंगे ए एक्स आई कैप का बी वाई जे कैप के साथ जब प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट जे आएगा जो 0 होगा। यहाँ पर किसी भी 2 डायरेक्शन हम लेते हैं, जैसे एक्स वाई जेड में कोई भी 2 डायरेक्शन के अलॉन्ग आई कैप जे कैप और के कैप जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट उनका 0 आएगा, 2 अलग अलग कोई भी लेंगे तो क्लियर है कि आई डॉट जे 0 आएगा तो प्लस 0 लिख देते हैं। फिर आई डॉट के क्या आएगा, ये भी 0 आएगा क्योंकि 2 अलग अलग डायरेक्शन से 0 आ जाएगा। फिर ए वाई जे कैप का इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो जे डॉट आई 0 हो जाएगा, जे डॉट जे इसका इसके साथ ए वाई जे का बी वाई जे के साथ तो जे डॉट जे क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो ए वाई इंटू बी वाई इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पर इंटू 1। फिर प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस ए जेड का अब देखेंगे तीनों के साथ तो ए जेड के डॉट आई 0 होगा, के डॉट आई 0 होगा। फिर के का जे के साथ के डॉट जे 0 आएगा, फिर के का के के साथ 1 आएगा तो प्लस ए जेड बी जेड इंटू 1, यानी आपका आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। कोई डाउट नहीं होगा शायद, हमको लगता है आपको कि तीनों वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो एक्स का एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट बचेगा, ए एक्स बी एक्स बच गया, वाई का वाई के साथ बचेगा ए वाई बी वाई ये बच जाएगा, और जेड का जेड वाले के साथ ए जेड बी जेड बच जाएगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत आसानी से समझ में आने वाला एग्जाम्पल इसका देखिए। इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 5k, वेक्टर बी इज इक्वल टू 6i प्लस 9j प्लस 11k है यहाँ पर, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा। देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, देखिए ना आई का आई वाले के साथ तो 2 इंटू 6 कितना 12, 2 इंटू 6 12, जे का जे वाले के साथ तो -3 इंटू 9 -27, और के का के के साथ तो 5 इंटू 11 कितना हो जाएगा 55 हो गया। बस 12 माइनस 27 प्लस 55 एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप कर ही सकते हैं, तो ए डॉट बी हो गया यहाँ पर। अब यदि पूछा जाएगा एक क्वेश्चन इसमें इससे कि वेक्टर ए का वेक्टर बी के अलोंग प्रोजेक्शन कितना आएगा या कंपोनेंट कितना आएगा, तो आप यहीं से क्या कर सकते हैं, ये वो भी एग्जांपल यहीं पर बता दें। प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डॉट बी बाई बी। ध्यान रखिएगा, जिसके अलोंग प्रोजेक्शन फाइंड करना है उसी का मैग्नीट्यूड नीचे रहना चाहिए। बी के अलोंग निकालना है तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे रहेगा। तो ए डॉट बी यहाँ पर आ चुका है 12 माइनस 27 प्लस 55, जोड़ घटाव नहीं कर रहे हैं, छोड़ देते हैं, वो आप देख ही चुके हैं यहाँ पर। अब बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यहाँ ए डॉट बी का वैल्यू लिख देंगे। अब आई ए डॉट बी का वैल्यू, अब आई बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वेक्टर बी है 6i प्लस 9j प्लस 11k, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर हो गया प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। अब एक और यहाँ पर इसका देख लें 11 नंबर प्रॉपर्टी इसका क्या है। ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, इसके लिए देख रहे हैं। कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम होता है -1
और मैक्सिमम होता है +1, साइन का भी यही हाल होता है। तो -1 से 1 तक cos थीटा होता है। यदि हम चाहें a इंटू बी से मल्टीप्लाई, ए बी से मल्टीप्लाई करना, तो इस इनइक्वलिटी में कर सकते हैं। तो और -ab इज लेस देन इज इक्वल टू ए बी cos थीटा इज लेस देन इज इक्वल टू ए बी, और ए बी cos थीटा मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होगा वो -ab से +ab के बीच में, -ab से +ab तक कुछ भी वैल्यू इसका पॉसिबल है। और वहीं यदि आप cos थीटा का मैग्नीट्यूड लेना चाहेंगे, मॉड ऑफ cos थीटा, तो ये 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, 1 से छोटा या बराबर हो सकता है। तो इसमें अब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू ए बी 0 आएगा, लेस देन इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। तो ए और बी जो है वो मैग्नीट्यूड्स हैं, तो हम इसको सीधे ए बी cos थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान होगा, पहले पढ़े हैं कि मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू बी, यानी दोनों को एक मॉड में ले सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। यानी मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी नॉट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, ये नहीं होता है, ना सब्ट्रैक्शन में होता है ना एडिशन में होता है, लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है। तो 0 इज लेस देन इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी cos थीटा, और यह इज लेस देन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इंटू ए बी इज इक्वल टू ए बी। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है, यही ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, वह 0 से कहाँ तक लाई कर रहा है, ए बी तक। तो इसके आधार पर आप कोई भी प्रॉब्लम बना सकते हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि यदि कॉन्सेप्ट से आप सीख पा रहे हैं, अच्छे से सीख पा रहे हैं, तो आप मेहनत कीजिए, हमारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से देखिए, समझिए, प्रॉब्लम्स बनाइए, और फ़ायदा दिख रहा है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब सब कीजिए। थैंक यू।